समय पहले की बात है। रामपुर नामक एक सुंदर सा गांव हुआ करता था। उस गांव में लखन नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी पत्नी लक्ष्मी और अपने इकलौते बेटे पंकज के साथ खुशी से रहता था। लखन बहुत ही मेहनती और ईमानदार लकड़हारा था। वह हमेशा ही अपने काम से खुश रहता था। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी वह अपनी जिंदगी से बहुत संतुष्ट था। सुबह जल्दी उठकर गांव के जमींदार धनीराम के यहाँ जाकर लकड़ी काटने का काम किया करता था। अजी, मैं एक बात साफ साफ कह देती हूँ, आप सेठ धनीराम जी से पगार बढ़ाने की बात कीजिए। दिन पर दिन खर्चा बढ़ता जा रहा है। बाजार में अगर सब्जी लेने निकलो तो सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं और बेटे की पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ रहा है। अब इतनी कम तनख्वाह में कैसे गुजारा होगा? ठीक है, मैं आज सेठ जी से थोड़ा पगार बढ़ाने की बात करता हूँ। इतना कहकर लखन अपनी कुल्हाड़ी लेकर काम पर चला जाता है। अरे भाई, आज तो पगार का दिन है। देखो, अब ये सेठ धनीराम कोई ना कोई लफड़ा जरूर करेगा। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर पगार कम कर देता है। और पिछली बार तो मेरी आधी पगार काट ली थी, ये कहकर कि जो मैंने धनीराम जी से 200 रुपये उधार लिए थे उसका ब्याज बढ़कर 1000 रुपये हो गया है। इसलिए मैं तुम्हारी पगार में से 1000 रुपये काट रहा हूँ। हाँ सुरेश भाई, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। ये सेठ धनीराम एक नंबर का चालाक और लालची इंसान है। एक तो दुगना काम लेता है और बदले में पैसे भी पूरे नहीं देता। भाई, मेरे साथ भी पिछली बार सेठ धनीराम ने पगार काट ली थी। मैंने बस 2 छुट्टियां ली थी जब मेरी बेटी बहुत बीमार थी, और इस धनीराम ने इस बात का फायदा उठाकर मेरी आधी पगार काट ली। हे भगवान, बस सेठ जी इस बार मेरी पूरी पगार दे दें। बेटे की स्कूल की फीस भरनी है। ऐसे सभी लकड़हारे अपने अपने काम पर लग जाते हैं। काम करने के बाद सभी लकड़हारे सेठ धनीराम के पास जाते हैं। सेठ जी, महीना पूरा हो गया है, हमें हमारी तनख्वाह दे दीजिए। देखो भाई, अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। अभी माल नहीं बिका है, सारा माल गोदाम में ही पड़ा हुआ है। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह मिल जाएगी। पर सेठ जी, अभी हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। बेटे की फीस भी भरनी है, घर का सामान भी लाना है। अरे, मैंने कहा तो सही, एक दिन और रुक जाओ। कल या परसों तक तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। सभी लकड़हारे निराश मन से अपने अपने घर लौट जाते हैं। अजी, क्या हुआ? इस बार कितनी पगार मिली? लक्ष्मी, अभी कोई पगार नहीं मिली। सेठ जी ने कहा है कि 1-2 दिन में पगार मिल जाएगी। पगार नहीं मिली? आपको तो पता है ना, पंकज की फीस भरनी है। उसकी स्कूल टीचर ने आज साफ साफ चेतावनी दी है कि अगर कल फीस नहीं लाई तो बच्चे को घर पर ही बैठा लेना। अब बताओ, मैं क्या करूं? क्या करूं लक्ष्मी, ये सेठ जी कभी समय पर पैसे देते ही नहीं हैं। अब तो बस हम इंतजार के सिवा और कुछ नहीं कर सकते। 1-2 दिन की बात है, देख लेते हैं। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। 2 दिन बाद सेठ बनते हैं ना, मैंने तो कोई छुट्टी भी नहीं ली और न कोई आराम किया। मैंने तो अपना सारा काम समय पर किया है। समय पर तो किया, पर इस समय बाजार में लकड़ियों का दाम काफी सस्ता हो गया है। इस वजह से अभी तुम्हें भी पगार कम ही मिलेगी जब तक लकड़ियों का दाम नहीं बढ़ता। पर सेठ जी, बात तो 3000 की हुई थी ना। अब 2500 में घर कैसे चलाऊंगा? बेटे की स्कूल की फीस भी भरनी है। सेठ जी, इस बार आप मेरी पूरी पगार दे दीजिए। 2500 ही मिलेंगे तुझे। यहाँ काम करना है तो कर, वरना कहीं और काम ढूंढ ले। बेचारे लखन के पास उन पैसों को लेने के सिवा और कोई रास्ता नहीं था। अरे भाई, ये सेठ धनीराम एक नंबर का बेईमान इंसान है। सारे पैसे अपनी जेब में भर लेता है और बहाने बनाता है कि लकड़ियों के दाम सस्ते हो गए हैं। देख लेना, हम गरीबों की किसी न किसी दिन इसे जरूर सजा मिलेगी। नहीं सुरेश, ऐसा मत कहो। वो हमारे अन्नदाता हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो हमारा घर चल रहा है। काहे के अन्नदाता? काम के पूरे पैसे तो देते नहीं। पूरे महीने मेहनत करने के बाद भी क्या मिलता है? बस ये 2000। इसमें घर खर्च कैसे चलेगा? ऐसे तो हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और हम कर भी क्या सकते हैं? हमें लकड़ी काटने के अलावा और कोई काम कहाँ आता है? और कोई काम खोलना भी चाहे तो उसके लिए हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? अब जो भी हो, हमारे लिए तो बस ये सेठ धनीराम ही सहारा है।
आ गए। आज कितनी पगार मिली? लक्ष्मी, इस बार सेठ जी ने बस 2500 ही दिए हैं। बस 2500? इतने में घर कैसे चलेगा? बच्चे की फीस में ही 1000 लग जाएंगे, फिर 1500 में क्या क्या करेंगे? मैं क्या कहूँ लक्ष्मी, अब तुम्हें इसी में गुजारा करना होगा। तुम सबसे पहले बच्चे की फीस भर देना, इसके बाद बाकी काम देख लेंगे। अजी आप क्या कर लोगे? सेठ जी से तो पूरे पैसे भी मांगे नहीं गए। नहीं लक्ष्मी, मैंने सेठ जी से पैसे के लिए कहा था, पर सेठ जी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, यह लेना है तो लो, वरना कहीं और काम ढूंढ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि लकड़ी काटने के बाद कहीं और भी काम ढूंढ लूं। सेठ जी के यहाँ से काम करने के बाद दूसरी जगह भी काम किया करूँगा, इससे कुछ ज्यादा आमदनी हो जाएगी। और जैसे कि लखन ने कहा, धनी राम के यहाँ काम करने के बाद लखन काम की तलाश में निकल जाता है। वह पूरे गांव में काम ढूंढता है, दुकानों पर जाकर लोगों से काम मांगता है, मगर हर जगह उसे निराशा ही मिलती है। अंत में थक हार कर लखन जंगल के रास्ते से वापस जाने लगता है। तभी वह देखता है कि अचानक एक भैंसों का झुंड उसकी तरफ दौड़े आ रहा है। ये देखकर लखन बहुत डर जाता है। वह इधर उधर देखता है तो उसे एक गुफा दिखती है और वह गुफा में जाकर छुप जाता है। जब भैंसों का झुंड वहां से निकल जाता है, तब लखन की जान में जान आती है। हे भगवान, आज तो बाल बाल बच गया, वरना इन भैंसों के पैरों तले कुचला ही जाता। पर यह मैं कहाँ आ गया? लखन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नजर गुफा में रखे एक घड़े पर जाती है। अरे, ये कैसी गुफा है? ये घड़ा यहाँ किसका पड़ा हुआ है? इसे मैं घर ले जाता हूँ, लक्ष्मी के पानी रखने के काम आ जाएगा। लखन जैसे ही उस घड़े को हाथ लगाने की कोशिश करता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। रुक जाओ, घड़े को देखने की कोशिश मत करो। ये आवाज सुनकर लखन इधर उधर देखने लगता है। तभी गुफा में एक साधु बाबा दिखाई देते हैं और लखन से कहते हैं, कौन हो तुम और मेरी गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे माफ करें बाबा, आप जो भी हो, भैंसों का झुंड मेरे पीछे पड़ गया था। उनसे बचने के लिए मैं इस गुफा में आकर छुप गया और फिर मेरी नजर इस घड़े पर पड़ी। माफ कीजिए, मुझे लगा यहाँ कोई नहीं है, तो ये घड़ा किसी का नहीं होगा, इसीलिए मैंने इसे छुआ। बेटा लखन, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। तुम एक सच्चे इंसान हो, इसलिए तुम इस घड़े को छू पाए। अब तुमने इस घड़े को छुआ है तो यह घड़ा तुम्हारा हुआ। बाबा, मुझे ये घड़ा नहीं चाहिए, मैं तो बस इसे देख रहा था। अरे बेटा, तुम इस घड़े को कोई आम घड़ा मत समझना। यह कोई साधारण घड़ा नहीं है, बल्कि यह जादुई घड़ा है। इसमें तुम कोई एक चीज डालोगे तो यह घड़ा उसी चीज से भर जाएगा। लेकिन यह सिर्फ नेक इंसान के लिए काम करता है। और हाँ, इसका उपयोग सही दिशा में करना, वरना यह घड़ा तुम्हारे लिए ही मुसीबत खड़ी कर देगा। फिर लखन घड़ा लेकर घर वापस आ जाता है। लक्ष्मी, ये देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। क्या लाए हो आप? बस ये एक पुराना घड़ा? सबसे पहले ये बताइए कि आप काम की तलाश में गए थे ना, तो कोई दूसरा काम मिला कि नहीं? नहीं नहीं लक्ष्मी, मेरी पूरी बात तो सुनो। ये कोई साधारण घड़ा नहीं है, बल्कि यह जादुई घड़ा है। लखन लक्ष्मी को वो सारी घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ हुई थी। अच्छा, तो आपके कहने का मतलब है कि इस घड़े में हमें एक चीज डालनी होगी और यह घड़ा उसी चीज से भर जाएगा। अरे लक्ष्मी, मुझे एक 10 का सिक्का लाकर दो ना। जैसे ही लखन उस सिक्के को जादुई घड़े में डालता है, पूरा घड़ा सिक्कों से भर जाता है। ये देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। लक्ष्मी, मैं इस घड़े का उपयोग करके अपने उन गरीब लकड़हारे दोस्तों की भी मदद करना चाहता हूँ, और जो भी बेसहारा लोग हैं उनकी भी सहायता करना चाहता हूँ। अजी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी तरह न जाने कितने लोग गरीब हैं, हमें उन सभी की मदद करनी चाहिए। उसके बाद ये लोग गांव के जरूरतमंद लोगों को मदद करने लगते हैं। उसी गांव में बीजू नाम का एक गरीब। तो भाई, माफ करना भाई, मैं भी एक किसान हूँ, लेकिन ज्यादा गरीब किसान नहीं हूँ। मेरे पास 5 बीघा जमीन है और इस पर खेती करके अपना घर चलाता हूँ। मुझे किसी के पास जाना भी नहीं पड़ता और न ही किसी के पैर पकड़ने पड़ते हैं। लेकिन भगवान बहुत बुरा करता है, क्योंकि किसी को बहुत ज्यादा अमीर बना देता है और किसी को बहुत ज्यादा गरीब। अब भाई, तुम अपने आप को ही देख लो। भगवान ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, क्योंकि ना ही तुम्हारे पास खेत है
और ना ही तुम्हें कहीं मजदूरी मिल रही है। तुम इधर उधर की ठोकरें खा रहे हो। भाई, यही अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी जमीन होती तो तुम इस पर काम करते और अपना जीवन चलाते। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। यही अगर मेरे पास भी जमीन होती तो मैं भी अपनी झोपड़ी में खेती करता, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है, तभी मैं इधर उधर की ठोकरें खा रहा हूँ। भाई, सब किस्मत का खेल है। अच्छा भाई, फिर मैं चलता हूँ, कहीं और काम देखता हूँ। अगर मिल जाता है तो ठीक है, वरना आज भी मुझे भूखा ही सोना पड़ेगा। अच्छा भाई, मेरी बात सुनो। तुम देख लो, अगर तुम्हें काम मिल जाए तो ठीक है, और न मिले तो कोई बात नहीं। कल सुबह तुम मेरे घर चले आना, जल्दी आना। तुम्हें मेरा घर तो मालूम है ना? भाई ठीक है, मैं देख लेता हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कल मैं तुम्हारे घर चला आऊंगा। और हाँ भाई, मुझे तुम्हारा घर मालूम है, पर क्या आपके यहाँ कोई काम मिल जाए? उदास दिखाई दे रहे हो और आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि आज भी काम नहीं मिला है। हाँ कुंती, मुझे आज भी काम नहीं मिला है, लेकिन जहाँ भी गया हूँ वहाँ ताना सुनने के लिए जरूर मिला है। क्या करें, इस दुनिया में इज्जत पूर्वक नहीं जी सकते हैं क्या? अरे, आप उदास मत होइए। लोग होते हैं, उन्हें अपने पैसों का घमंड होता है। वही लोग, हम गरीबों की इज्जत नहीं करते। लेकिन कोई बात नहीं, हमारा भी किसी दिन ऐसा समय आएगा कि हम लोग भी अमीर होंगे, लेकिन हम लोग कभी भी घमंड नहीं करेंगे और सबकी इज्जत करेंगे। हाँ कुंती, हमारा भी समय आएगा, हम मेहनत करेंगे और अपना अच्छा समय लाएंगे। अगले दिन सुबह होते ही बिज्जू उस आदमी के घर जाता है और उससे कहता है, भाई, आपने कल मुझे अपने घर बुलाया था और आज मैं आपके घर आया हूँ, तो आप मुझे बताओ कि आपने मुझे अपने घर क्यों बुलाया? क्या आपका कोई काम है या फिर कोई और बात है? नहीं भाई, मेरा आपसे कोई काम नहीं है, मैंने आपको केवल एक फायदा करने के लिए बुलाया है। देखो भाई, मेरे पास यह एक गाय है और यह दूध भी देती है। इसका बछड़ा मर गया था, लेकिन बेचारी फिर भी दूध देती है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाओ और इसका सही से उपयोग करो, शायद तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैं नहीं चाहता कि मेरे गांव में कोई भी ऐसा व्यक्ति रहे जो बहुत ही गरीब हो और हर किसी की ठोकरें खा रहा हो। भाई, आप बहुत ही अच्छे दिल के इंसान हो, आपके जैसा इंसान मिल पाना मुश्किल है। मैं आज और कल से पहले आपसे कभी नहीं मिला था, लेकिन आपने मुझे एक बार देखकर मेरी परेशानी को समझा और उसका हल भी दिया। भाई, आपका बहुत धन्यवाद। ठीक है भाई, अब तुम इस गाय को अपने साथ अपने घर ले जाओ और जल्दी से अमीर आदमी बन जाओ, क्योंकि यह गाय बहुत ज्यादा दूध देती है। बिज्जू गाय को अपने साथ लेकर खुशी खुशी अपने घर के लिए वापस लौटता है। अरे अरे, ये गाय कहाँ से लाए हो जी? आखिर गाय किसकी है और तुम्हारे पास कहाँ से आई? मुझे जल्दी बताओ। हाँ हाँ कुंती, बताता हूँ, सब्र करो। देखो, कल गांव में जब मैं काम ढूंढने के लिए गया था, तब मुझे एक भला आदमी मिला था। उसने आज अपने घर बुलाया था, तो मैं गया और उसी ने अपनी गाय मुझे दे दी है। ओ भला हो उस भले आदमी का, जिसने तुम पर रहम करके तुम्हें अपनी गाय दी है। अब हम लोग इसके दूध का व्यापार करेंगे। हाँ कुंती, उस आदमी ने भी यही कहा था कि तुम इसका दूध बेचना, और यह गाय बहुत दूध देती है। इस बेचारी का बछड़ा खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी यह दूध देती है। कितनी अच्छी गाय है। हाँ बेचारी, देखने में भी बहुत मासूम लग रही है। कोई बात नहीं, हम इसे अपने घर में बहुत प्यार देंगे, ताकि यह भी हमारे साथ अपना जीवन खुशी से बिता सके। बिज्जू अपनी माँ के पास जाकर उसकी सारी बात बताता है। बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तू इसके दूध का व्यापार करना और उस साहूकार के पैसे भी वापस लौटा देना, क्योंकि उसका भी समय पास आ रहा है। अभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। बिज्जू बाहर निकलकर देखता है तो उसकी बदकिस्मत उसके सामने खड़ी थी, यानी कि साहूकार उसके घर पैसे मांगने के लिए आया था। उसे देखकर बिज्जू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर साहूकार बिज्जू से कहता है, हाँ भाई बिज्जू, अब तो तुम्हारा समय भी पूरा हो रहा है। पूरे 5 दिन बचे हैं और इतने दिनों में तुम पैसे इकट्ठा कर लेना और मेरे पैसे वापस कर देना। और अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं किए, तब तो तुम्हें अपनी शर्तें याद हैं और अच्छी तरह से याद हैं। बिज्जू साहूकार से कह देता है कि वह उसके पैसे लौटा देगा,
क्योंकि उसे अपनी गाय के दूध पर पूरा भरोसा था कि उसे बेचकर वह पैसे जरूर लौटा देगा। अरे जी, बाहर कौन आया था? अरे कुंती, साहूकार आया था और पैसे के बारे में कह रहा था, तो मैंने कह दिया कि तुम्हारे पैसे समय पर वापस लौटा दूंगा, क्योंकि अब तो हमारे पास गाय है, तो हम गाय का दूध बेचकर उसके पैसे लौटा देंगे। तो आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अब तो हमारी गाय दूध देगी और उसी का हम व्यापार करेंगे, तो साहूकार के पैसे जल्दी लौटा देंगे। अगले दिन सुबह होते ही बिज्जू ने गाय का दूध निकाल कर रखा और अपने घर के सामने ही लोगों को चिल्ला चिल्ला कर बुलाने लगा। अरे दूध ले लो, दूध बहुत अच्छा है, दूध ताजा ताजा गाय का, दूध ले लो, दूध ले लो। गांव वाले इकट्ठा होने लगे। कुछ देर बाद उसके पास एक ग्राहक आता है और कहता है, अरे भाई, तुम दूध कब से बेचने लगे हो और तुम्हारे पास ये गाय कहाँ से आई? अरे भाई, गाय मुझे एक भाई साहब ने दी है और इसलिए मैं इसका दूध बेचने लगा हूँ, और दूध भी बहुत सस्ता दे रहा हूँ, 20 रुपये किलो। तो भाई 2 किलो दूध मुझे दे दो। अब तो मैं तुम्हारे पास से ही दूध लाया करूँगा, क्योंकि तुम जैसे गांवों के भरोसेमंद और ईमानदार इंसान कम होते हैं। ऐसे ही उसके पास भीड़ लग जाती है। अब बिज्जू बहुत खुश होने लगता है, क्योंकि पहले ही दिन से उसका दूध अच्छा बिकने लगा था। बिज्जू का दूध का व्यापार पहले दिन से ही इतना अच्छा चलता देख साहूकार जलने लगता है और अपने नौकर से कहता है, देखो मोनू, इस बिज्जू को किसी ने अपनी गाय दे दी है और अब बिज्जू उसी के दूध का व्यापार करने लगा है, और उसका व्यापार पहले ही दिन से बहुत अच्छा चल रहा है। और आज का व्यापार देखकर ऐसा लग रहा है कि यह मेरे पैसे जल्दी लौटा देगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह बर्बाद हो जाए। साहूकार जी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए। अरे मोनू, देखो इसकी कमाई का जरिया अब वह गाय हो गई है और उसी का दूध बेचकर यह पैसे देगा। और अगर उसकी वह गाय चोरी कर ली जाए तो इसके दूध का व्यापार भी नहीं चल पाएगा और फिर यह मेरे पैसे भी नहीं लौटा पाएगा। हाँ साहूकार जी, यह तो आपने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, लेकिन इसकी गाय किस समय चोरी की जाएगी? वह तो अपने घर के सामने ही उसे रखता है। मोनू, दिन में तो हम किसी हालत में उस गाय को नहीं चुरा सकते। तुम आज रात में जाना और उस गाय को चुरा लेना, और किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए। जी साहूकार जी, मैं आज रात में ही उस गाय को चुरा कर लाऊंगा और किसी को पता भी नहीं चलने दूंगा। दोनों बिज्जू की गाय चुराने का फैसला करते हैं। रात को मोनू चुपचाप आता है और गाय के पास खड़ा हो जाता है। तभी बिज्जू और कुट्टी की नींद खुल जाती है और वे बाहर आ जाते हैं। मोनू डर कर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन होते ही बिज्जू पैसे लेकर मुखिया के पास जाता है और कहता है, मुखिया जी, ये लो आपके कर्जे के पैसे। और मुखिया कुछ भी नहीं कह पाता। बिज्जू पैसे देकर अपने घर आ जाता है और बिज्जू और कुंती खुशी खुशी दूध का व्यापार करके अपने जीवन गुजारा करता था। अंत। धन्यवाद।